नमस्कार साथियों। आज से इकोनॉमिक्स की कक्षाएं आरंभ हो रही हैं और हमने अंतिम कक्षा में इसके जो इकोनॉमिक्स का मोटा मोटा समझ जो थी कि किस तरीके से प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं, किस तरीके के टॉपिक्स परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, किन टॉपिक्स से कैसे प्रश्न बन जाते हैं, यहाँ तक हमने चर्चा कर लिया था। तो उस पर एक नज़र डाल लेते हैं, फिर इसके बाद आज के टॉपिक पर आते हैं। ये हमारी इकोनॉमिक्स की पहली कक्षा होगी, तो हम देख लेते हैं पहले अभी हमने पहले लेक्चर में क्या क्या चर्चा कर चुका हूँ। यहाँ पर पहले लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स का जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम था हमने उसे देख लिया था, और इसके बाद हमने देख लिया था कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न बनते हैं। और हमने देखा था कि जो परीक्षाओं में यूपीएससी की जो परीक्षाओं में है प्रश्नों का जो नेचर है वो किस तरीके का रहता है, वहाँ पर हमने देख लिया था। ये जब भी किसी भी टॉपिक्स को स्टार्ट किया जाएगा, जब हम उन टॉपिक्स से गुजर जाएंगे तो आपको इनके सारे जो विगत वर्षों में प्रश्न आए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कि कौन से प्रश्न आपके थ्योरी से बने हैं, कौन से प्रश्न आपके कॉन्सेप्ट से बने हैं, आपके जो ट्रेंड से और करंट से रिलेटेड कौन से प्रश्न हैं। हर टॉपिक के अंत में ये होने वाला है। हमारा जो कक्षा का प्रोग्राम है उस पर इन चीज़ों को शामिल किया गया है। तो आइए देख लेते हैं राष्ट्रीय आय का जो हमारा आज का टॉपिक है जिस पर आज चर्चा होने वाली है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किन चीज़ों को पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय इकोनॉमिक्स का आरंभ करने के लिए सबसे अच्छा टॉपिक माना जाता है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ से एक इकोनॉमिक्स को लेकर बेसिक समझ बन जाती है और ये हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ता भी है। तो यहाँ पर जो हमारा पढ़ने का क्रम होगा, हमारा पढ़ने का क्रम इस तरीके से होगा। तो किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो देख लेते हैं। पहले हम जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट इनको हम देखेंगे, यानी हम देखेंगे राष्ट्रीय आय की गणना की जो टर्म्स हैं उन्हें हम देख लेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी होगा हम उसे देख लेंगे। फिर इसके बाद हमारा जीएनपी डेफलेटर है हम इसे देख लेंगे। किन्स का अर्थशास्त्र हम यहीं इसी क्रम में समझते चलेंगे, और ये किन्स के अर्थशास्त्र का जो ये फार्मूला है इसे भी देख लेंगे, और आपका एग्रीगेट डिमांड को भी देख लेंगे, और जो जीडीपी को देख लेंगे। फिर ये इनकम और ये कंजम्पशन को भी देख लेंगे, और ये मार्जिनल जो प्रोपेंसिटी कंज्यूम है इसे भी देख लेंगे, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो यानी हमारा जो पढ़ने का क्रम होगा व्यवस्थित तरीके से होगा, और इसके बाद इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हम इनसे जो विगत वर्षों में प्रश्न बन चुके हैं उनको वर्गीकरण तरीके से देख लेंगे कि किस तरीके का जो प्रश्नों का नेचर है वो किस तरीके से कैसे कैसे प्रश्न बने हैं। और हम वो भी चर्चा कर लेंगे कि इस टॉपिक से विगत वर्षों में जो प्रश्न बने हैं उनके अनुभव के आधार पर आगामी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी चर्चा होगी। तो आइए एक नज़र देख लेते हैं कि यहाँ पर जो क्लास प्रोग्राम है हमारा, इनको पढ़ने के बाद हमारे क्वेश्चन का प्रारूप फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। क्या होता है कि हमें जब मंजिल का पता होता है कि हमें कहाँ तक जाना है तो हमें थोड़ा सा चलने में आसानी हो जाती है, हमें कम संसाधन और कम मेहनत से हम उन चीज़ों को हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, अभी हमने आपको टॉपिक से दिखाए और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया कि कैसे कैसे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, और अभी तक कैसे कैसे प्रश्न बने हैं हम उन्हें भी देखेंगे, और किस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में बन सकते हैं हम उन्हें भी देखेंगे। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये टॉपिक हमारी परीक्षा के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। देखिए हमने सारे प्रश्न आपके अभ्यास प्रश्न इस पर लगा रखे हैं, और जैसे ही ये हमारा टॉपिक राष्ट्रीय आय कंप्लीट होगा तो फिर हम इनका अभ्यास भी करेंगे, और इसके बाद हम जांचेंगे अपने आप को कि आज के जो हमारा जो ये राष्ट्रीय आय का टॉपिक था अर्थव्यवस्था खंड का, तो हमने उससे कितना सीखा, क्या हम प्रश्नों को हल करने योग्य हैं या नहीं। तो हम अपना मूल्यांकन भी करते चलेंगे कि हम किसी विषय को कितना सीख पा रहे हैं, और जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए उन पर भी चर्चा होगी, ताकि आपको पता चले कि परीक्षाओं की मांग के लिहाज से हम किस तरीके से हमारी जो तैयारी है वो हमारी तैयारी किस दिशा में है। तो इस तरीके से हमारे जो कक्षा का प्रोग्राम है इसकी हमने चर्चा कर दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आय, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको और देखना शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम इसे समझ लेते हैं। क्या होता है कि अर्थव्यवस्था जो है, यदि आप इसके सिद्धांतों में उलझेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियर नहीं हो पाएगा। इकोनॉमिक्स एक व्यवहारिक विषय है, इसको व्यवहारिक तौर पर ही समझेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। क्या होता है कि जब
आप व्यवहारिक तरीके से सीखते हैं किसी चीज़ को तो आप उसको भूलते नहीं हैं, क्योंकि उसकी बारीकियां आपके मस्तिष्क में गहराई से धंस जाती हैं। तो इस तरीके से आप अगर इसके की टर्म्स को ध्यान देते चलेंगे तो गलतियों की संभावना कम हो जाएगी, और प्रश्न के जो जब आप प्रश्न हल कर रहे होंगे तो आपको जो उनके सही उत्तर होंगे वो आपको दूर से ही चमकते दिखाई पड़ेंगे। तो देखिए, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय आय, इसको राष्ट्रीय आय को व्यवहारिक तौर पर समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक परिवार है, कोई एक परिवार है, उस परिवार के सदस्य हैं, उस परिवार के 3 सदस्य हैं, और 3 सदस्य हैं उस परिवार के। एक जो है वो कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, दूसरे जो हैं अध्यापक हैं, जो तीसरे सदस्य हैं यहाँ इस परिवार के वह विनिर्माण कार्य से लगे हुए हैं, यानी किसी फैक्ट्री वगैरह में कार्यरत हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा किया जा रहा उत्पादन, प्रोडक्शन, इनके द्वारा किया जा रहा उत्पादन, इनके द्वारा दी जा रही सेवाएं, इनके थर्ड पर्सन के द्वारा किया जा रहा उत्पादन, उत्पादन किसका? वस्तुओं का, इनका कुल मूल, यानी तीनों पर्सन का कुल मूल क्या होगा? किसी परिवार की पारिवारिक आय होगी। यहां पर आपने समझा? तो देखते हैं यहां पर आपने क्या समझा। यहां समझा किसी परिवार में जो उनके सदस्य हैं उनके द्वारा किया जा रहा वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं का उनका जो कुल कीमत है, उनकी जो कुल कीमत है वही उनकी पारिवारिक आय है। तो यहाँ पर क्या आपने समझा? यहाँ पर एक अच्छे से डिस्प्ले में देखते हैं। यहाँ पर आपने क्या समझा कि जो एक परिवार है, एक परिवार है, यहाँ पर जो एक परिवार है, एक परिवार है, इसके द्वारा किया गया वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन। इसी तरीके से यहाँ पर देश में के भीतर जितने भी परिवार हैं सभी परिवार के लोगों द्वारा किया गया वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन, उसका कुल मूल्य वस्तुओं एवं सेवाओं, वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य क्या होता है? राष्ट्रीय आय। यहां आपने देखा कि कैसे हमने एक परिवार के व्यक्तियों के द्वारा किए जा रहे वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के कुल मूल्य को देखा, फिर उसके बाद देश के भीतर के समस्त परिवारों के कुल वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को कुल मूल्य को देखा, उसको हमने जोड़ दिया। तो यही हमारा मोटे तौर पर राष्ट्रीय आय हो जाता है। क्या हो जाता है? यही हमारा मोटे तौर पर राष्ट्रीय आय हो जाता है। तो हमने यहाँ पर राष्ट्रीय आय की एक मोटी समझ जो थी उसे हमने देखा कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो आइए अब राष्ट्रीय आय की जो आवश्यकता है उसे भी देख लें। किसी कॉन्सेप्ट को क्यों पढ़ा जा रहा है ये देखना बेहद ज़रूरी होता है कि हम किसी विषय को क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे लिए इसकी आवश्यकता क्या है। उन चीज़ों को भी देख लेना चाहिए कि राष्ट्रीय आय की आखिरकार आवश्यकता क्या है, राष्ट्रीय आय को क्यों पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय को क्यों पढ़ा जा रहा है। तो राष्ट्रीय आय को पढ़ने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पर एक शब्द आया इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि का यहाँ पर क्या आशय है कि आप यहाँ से राष्ट्रीय आय की गणना के माध्यम से आप ये अनुमान लगाते हैं कि आपने पिछली बार की तुलना में इस बार कितना अधिक उत्पादन किया, इस बार कितना अधिक सेवाओं का जो मूल्य है उसका निकल कर सामने आया। तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अब देख लेते हैं किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ किसी व्यक्ति की एग्जाम्पल से देखते हैं। किसी व्यक्ति की, किसी परिवार की जो मासिक इनकम थी किसी एक मंथ में 10,000 रुपये थी, यहाँ पर अगले महीने उसकी जो मासिक इनकम हो जाती है यहाँ पर 11,000 रुपये हो जाती है। तो हमने ये देखा कि 11,000 रुपये कम है या ज़्यादा है, यह हमें कैसे पता चलेगा? हम उसके पीछे का देखेंगे, उसके पीछे की राष्ट्रीय आय क्या थी, उसके पीछे की पारिवारिक आय क्या थी। तो वहाँ पर देखा उसके पीछे की जो पारिवारिक मासिक आय थी वह 10,000 रुपये थी, अब 11,000 रुपये हो गई। तो यानी हम तुलना करके देखते हैं कि हमारा जो आय है वो हमारी बढ़ रही है, हमारी आय है हमारी कम हो रही है। तो हम कैसे देखेंगे? वह हम तुलना करके देखेंगे। तो इसलिए
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय निकालने का जो कॉन्सेप्ट है, इसलिए राष्ट्रीय आय की आवश्यकता होती है ताकि हम अपने संसाधनों के बारे में जांच पाएं। हमारे संसाधन कितने उत्पादक हैं उनकी जानकारी हमें मिलती है कि हमने हमारे जो संसाधन थे उनका जो उत्पादन था अंतिम वर्ष कितना था, इस वर्ष कितना है, आगे का जो अनुमान लगाया जाएगा वो भी इसी आधार पर लगाया जाएगा जब आप राष्ट्रीय आय की गणना करते होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या होता है कि आप फिर से एक छोटा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या होता है कि आपकी जो आय है आपकी, उस आय का क्या होता है, एक हिस्सा खर्च होता है, एक हिस्सा क्या होता है आपका खर्च होता है, दूसरा हिस्सा क्या होता है आपका बचत होता है। आपका खर्च कितना है, आपकी आय कितनी है, उसके बाद बचत कितनी है। जब आपकी बचत होती है और आपकी खर्च होती है, ये आपकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को तय करती है कि आप किस तरीके से खर्च कर रहे हैं, आप अपने आर्थिक संसाधनों का उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं। आपके पास बेहतर आर्थिक संसाधन होंगे तो आप अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि लाइफ स्टाइल कैसे इम्प्रूव होती है। यदि हमारी आय बढ़ेगी तो हमारे खर्च बढ़ेंगे, बचत बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा, खर्च बढ़ेंगे तो हमारी क्या होगी, इससे लाइफ स्टाइल इम्प्रूव होगी। यहाँ से लाइफ स्टाइल जो है वो इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पर आपने देखा आपकी आय बढ़ेगी, खर्च बढ़ेगा, तो यहाँ पर आपकी बचत बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा तो आपकी फिर से आय बढ़ेगी, आपका खर्च बढ़ेगा। तो यहाँ पर आय बेहद ज़रूरी हो जाता है। जिस तरीके से व्यक्ति के लिए आय महत्व रखता है, उसी तरीके से किसी एक देश के लिए अधिक आय, ज़्यादा से ज़्यादा आय महत्व रखता है। तो यहाँ पर इसकी गणना के लिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी देश के लिए वहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। यदि आय बढ़ेगी तो हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, यानी हम बढ़ी हुई आय से अनुमान लगा सकते हैं कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में भी सुधार हुआ होगा। तो यहाँ पर इसके बाद देख लेते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, यदि आपकी आय बढ़ेगी, किसी देश की आय बढ़ेगी, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उसको आयात करने की कोशिश की जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का आयात होगा। जब वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा आयात होगा तो वस्तुओं का उत्पादन भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। जब वस्तुओं का उत्पादन भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हम वस्तुओं का निर्यात भी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी देश की राष्ट्रीय आय के लिए। यहाँ पर एक निकल कर आया टर्म कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है। अब इन्वेस्टमेंट के लिए हम देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरीके से ज़रूरी होता है। किसी देश की आय बढ़ती है, जब किसी देश की आय बढ़ती है तो क्या होता है, उस देश की बचत बढ़ती है। जब किसी देश की बचत बढ़ती है तो उस देश में निवेश के लिए संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं। जब निवेश के संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं, जब निवेश बढ़ता है तो यहाँ से लोगों को क्या होता है, यहाँ से लोगों को रोजगार मिलता है। क्या होता है, यहाँ से लोगों को रोजगार मिलता है। यहाँ से जो लोगों को रोजगार मिलता है तो यहाँ से आय बढ़ती है। जब आय बढ़ती है फिर से बचत होती है, फिर से निवेश होता है, फिर से रोजगार बढ़ता है, तो फिर से आय बढ़ती है। तो राष्ट्रीय आय का बढ़ना किस तरीके से निवेश को प्रोत्साहित करता है, हमने यहाँ पर देखा कि निवेश जो है राष्ट्रीय आय से किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा माना जाता है कि यदि राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो वहाँ पर जब प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है तो हम राष्ट्रीय आय के माध्यम से ही निकालते हैं। जैसे जैसे माना जाता है कि जितना देश की आय बढ़ती है उतना लोगों की भी आय बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम ये भी देख लेते हैं किस व्यक्ति के हिस्से में कितना कितना रुपए आ रहा है, वह तय होता है हमारे देश की राष्ट्रीय आय से। तो राष्ट्रीय आय की गणना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यहाँ पर हमने देखा राष्ट्रीय आय की आवश्यकता
क्या है, इसी तरीके से ये भी कॉन्सेप्ट हैं। तो हमने यहाँ तक आते आते समझ लिया कि किसी देश की जो राष्ट्रीय आय होती है वे कितना महत्व रखती है, और हमने ये भी देखा पारिवारिक आय के माध्यम से कि राष्ट्रीय आय को किस तरीके से निकाला जाता है। हाँ, ये हमने व्यवहारिक तौर पर समझा था। अब उसकी थोड़ी सी बारीकियां समझते हैं कि क्या होती है, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय आय के लिए कुछ टर्म्स होते हैं, और इन टर्म्स के माध्यम से आप सीखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला टर्म्स आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। यहां पर आपने देखा, क्या देखा, सकल घरेलू उत्पाद। अब यहां पर हमें की टर्म्स को पकड़ना है। जब हम किसी भी विषय के की टर्म्स को सीख जाते हैं तो वह हमारा विषय हमारी मुट्ठी में होता है, फिर प्रश्न किसी भी तरीके से बनते हैं, उनके उत्तर देना बेहद आसान होता है। तो आपने यहाँ पर देखा सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ पर डी फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, सकल घरेलू उत्पाद। यानी यहाँ पर जो बात हो रही है, यानी यहाँ पर जो बात हो रही है, एक देश की सीमा के भीतर, ये कोई देश है, हम इसको भारत भी मान सकते हैं, किसी देश की सीमा के भीतर किया जा रहा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, देश की सीमा के भीतर किया जा रहा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन क्या होता है, घरेलू देश के भीतर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, ये हमारा होता है जीडीपी। ये हमने देखा क्या होता है, जीडीपी। इस तरीके से अब आगे का जो कॉन्सेप्ट है, अभी इनकी और भी जो बारीकियां हैं इनको फिर से विस्तार से पढ़ा जाएगा। आप एक दूसरे से अंतर संबंध करना सीख जाएं कि किस तरीके से कैलकुलेशन होता है राष्ट्रीय आय का। तो उसके लिए जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उन्हें देख लेते हैं। क्या होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट कई बार पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं होता है, लेकिन जब एक बार आप व्यवस्थित तरीके से एक साथ सब अंतर संबंधित करके आप पढ़ना सीख जाएंगे तो फिर वो गलत होने की संभावना कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखा, देश के भीतर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन। अब देश में क्या रहता है, देश में कौन कौन लोग रह रहे होते हैं, देश में हमारे देश के नागरिक हो सकते हैं, देश में देश के नागरिक हो सकते हैं, और देश के भीतर विदेशी नागरिक भी हो सकते हैं, विदेशी नागरिक भी हो सकते हैं। तो यहां पर देखा, हमारे देश के नागरिकों के द्वारा, विदेशी नागरिकों के द्वारा, उसकी शर्त है कहां पर, हमारे देश की सीमा के भीतर किया जा रहा किन चीजों का उत्पादन, किन चीजों का उत्पादन, वस्तुओं एवं सेवाओं का, वस्तु एवं सेवाओं का किया जा रहा उत्पादन किनके द्वारा, नागरिकों के द्वारा और विदेशी नागरिकों के द्वारा, कहां, देश की सीमा के भीतर। यहां तक आपने समझा, ये क्या समझा आपने, जीडीपी। जीडीपी याद कैसे रखना है, घरेलू, याद कैसे रखना है, घरेलू मतलब हमारी सीमा के भीतर। अब अगले टर्म्स को देख लेते हैं हम। अगला टर्म्स क्या है, जीएनपी। अब जीएनपी को देख लेते हैं। जीएनपी यहां पर क्या है, जीएनपी, जीएनपी, एन फॉर नेशनल, एन फॉर नेशनल, नेशनल मतलब राष्ट्रीय। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या हो गया, इसके पूरा नाम क्या हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जैसे जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहां पर नेशनल की बात की जा रही है। नेशनल हमारे जो नागरिक हैं वे कहां कहां रहते हैं, हमारे नागरिक हमारे देश में, हमारे नागरिक जो हैं कहां कहां आपको देखने को मिलेंगे, हमारे देश में। और हमारे देश के नागरिक कुछ कमाने के उद्देश्य से कहां गए हैं, विदेशों में, विदेशों में। तो यहां से क्या निकल कर आया कि हमारे देश के नागरिकों के द्वारा, हमारे देश के नागरिकों के द्वारा देश के भीतर और विदेश में किया जा रहा
वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन। तो यहां पर आपने देखा, जब जीडीपी को देख रहे थे तो हमारे देश की सीमा के भीतर की बात की जा रही थी, यानी घरेलू हमारे देश की सीमा के भीतर की बात की जा रही थी कि हमारे देश की सीमा के भीतर हमारे नागरिकों के द्वारा देश के और विदेशी नागरिकों के द्वारा उत्पादन किया जा रहा था। और यहाँ पर जब हमने जीएनपी में देखा तो हमारे यहाँ देश के जो नागरिक हैं उनके द्वारा किया जा रहा उत्पादन और हमारे देश के ही नागरिकों के द्वारा विदेशों में किया जा रहा उत्पादन, यानी राष्ट्रीय उत्पादन की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय और डोमेस्टिक मीन्स घरेलू। यहाँ पर आपने देखा जीडीपी और जीएनपी। इसके बाद आप देख लेते हैं एनएनपी। एनएनपी को देखेंगे तो आपकी चीजें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। यहां पर आपने देखा जीडीपी, फिर आपने देखा जीएनपी, अब आप देखने जा रहे हैं एनएनपी। एनएनपी जब देखने जा रहे हैं तो यहां पर आप देखेंगे नेशनल प्रोडक्ट की तो बात हो रही है, यानी हमारे देश के नागरिकों द्वारा हमारे देश में, विदेश में और यहां से हमारे देश में जो विदेशी नागरिक हैं उनको हटा दिया जाएगा, उनके द्वारा की जा रही वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन को हटा दिया जाएगा। तो यहां पर जो विदेशी नागरिकों के द्वारा किया जा रहा उत्पादन है हमारे देश के भीतर, इन्हें हटा दिया जाएगा। तो यहां पर आपने देखा कि हमारे देश की सीमा के भीतर हमारे देश के नागरिकों के द्वारा, अब यहां पर जो नेट लगा है, नेट का मतलब होता है शुद्ध। अब यहां पर ये शुद्ध कैसे होगा? तो क्या होता है कि जब हम वस्तुओं का उत्पादन कर रहे होते हैं तो उस पर जो मशीनरी होती हैं, जो हमारे संसाधन होते हैं, हमारी कैपिटल होती है, उसमें क्या होता है, उसकी कीमत लगातार कम होती जाती है। कि जैसे देखते हैं कि हमने नई मशीन खरीदी, यदि उसी मशीन को हम अगले साल बेचना चाहेंगे तो उसकी कीमत कम हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि वस्तु में कुछ मूल्य ह्रास हुआ है, उसकी कीमत में कमी आई है, यानी उसके मूल्य में डेप्रिसिएशन हुआ है। और उसी डेप्रिसिएशन को कि हमने उत्पादन किया, उसकी कीमत ये है, इस उत्पादन को करने में हमारे इस मशीनरी की कीमत कम हुई है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हम घटा लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यदि हम घिसावट को घटा देंगे तो यहां पर हमारा शुद्ध जो है राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, एनएनपी हमारा प्राप्त हो जाएगा। यहां पर शुद्ध निकालने के लिए हमें जो हमने जीडीपी और जीएनपी हमारा आया, उस पे यदि हम घिसावट को घटा देते हैं, घिसावट को घटा देने पर हमको नेट वैल्यू पता चल जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा जीडीपी हमारे देश के घरेलू सीमा के भीतर, वो देश के नागरिकों के द्वारा भी और विदेशी नागरिकों के द्वारा भी। यहाँ पर हमने देखा जीएनपी हमारे देश के भीतर हमारे नागरिकों के द्वारा और हमारे नागरिक जो विदेशों में रह रहे हैं उनके द्वारा किया जा रहा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन। हाँ, यहाँ पर जो हमारे देश के भीतर विदेशी नागरिकों के द्वारा किया जा रहा उत्पादन है उसको हम घटा देते हैं। तो इस तरीके से हमको जीएनपी प्राप्त हो जाता है। और जब जीएनपी में हम घिसावट को घटा देते हैं तो हमारा वहाँ एनएनपी प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद का क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे कि जीडीपी निकाला, जीएनपी निकाला, और यहाँ पर अब शुद्ध राष्ट्रीय आय निकालने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर ये वस्तुएं जो और सेवाएं होती हैं, इस पे क्या होता है कि दो चीजें शामिल हो जाती हैं वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में। वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में आपने देखा होगा वस्तुओं में टैक्स लगता है। ये हमारे उत्पादन को बढ़ाकर नहीं दिखाता। जो टैक्स लगता है एक्चुअली में सरकार के द्वारा वसूला जाने वाला जो ये कर होता है, यह वस्तुओं की कीमत को बढ़ा देता है। जो एक्चुअली में उत्पादन होता है उसकी कीमत कम होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिस वजह से वस्तुओं का कीमत बढ़ता है वहां पर जो आपके टैक्स शामिल हो जाते हैं। पहली चीज क्या होता है, सरकार कभी कभी कुछ वस्तुओं को प्रमोट करने के लिए कुछ सब्सिडी देती है।
कुछ वस्तुओं में छूट देती है। अब क्या होगा, किसी वस्तु में सरकार छूट दे देती है तो उसकी जो कीमत है, उसकी जो ओरिजिनल कीमत है उससे कीमत कम हो जाती है। जब उससे कीमत कम हो जाती है तो वास्तविक उत्पादन कैसे पता चलेगा, तो हम उसमें क्या करेंगे, जो सरकार ने सब्सिडी दी है उसको हम घटा देंगे। सरकार ने सब्सिडी दी है उसे हम घटा देंगे, उससे हमें ओरिजिनल कीमत पता चलेगी। हमने टैक्स दिया है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ गई थी, ओरिजिनल कीमत को लाने के लिए हम टैक्स को घटा देंगे। तो क्या होगा, हम टैक्स को जोड़ेंगे, हम टैक्स को जोड़ेंगे और सब्सिडी को सॉरी, यहां पर आप टैक्स को घटा देंगे क्योंकि इसकी वजह से कीमतें बढ़ गई थी। टैक्स को घटा देंगे, सब्सिडी को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सब्सिडी को जोड़ देंगे। हमने देखा क्यों घटा देंगे, क्योंकि इसी की वजह से जो वस्तुओं में की जो जीडीपी में जो वस्तुओं की कीमत शामिल है, उस टैक्स की वजह से वस्तुओं की कीमत बढ़ी हुई दिखाई दी थी। तो वहां पर इसे घटा देंगे तो इससे ओरिजिनल कीमत पता चल जाएगी। यदि उस पर सब्सिडी दी गई है तो सब्सिडी देने में क्या होता है, वो एक तरीके की छूट होती है। तो सब्सिडी जो दी गई है उसकी वजह से कीमतों में कमी आई है, उस सब्सिडी को जोड़कर कीमतों को ओरिजिनल बना देंगे। तो यहां पर सब्सिडी को जोड़ेंगे और आपने क्या करेंगे, टैक्स को घटा देंगे। तो इसको एक अब अच्छे तरीके से एक स्लाइड में देख लेते हैं। जीडीपी, इसके बाद आपका आया जीएनपी, फिर इसके बाद हमने पढ़ा एनएनपी, फिर इसके बाद एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, फिर इसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय आय होता है ये ओरिजिनल कीमत निकल कर आती है, यहाँ पर ये हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा घरेलू सीमा के भीतर किया जा रहा, देशी नागरिकों के द्वारा, हमारे देश के नागरिकों द्वारा या विदेशी नागरिकों के द्वारा किया जा रहा वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन का कुल मूल्य। यहाँ पर फिर इसके बाद हमने देखा राष्ट्रीय आय, तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय उत्पादन देखा, राष्ट्रीय उत्पादन में हमारे देश के नागरिकों के द्वारा, हमारे देश की सीमा के भीतर विदेशी नागरिकों के द्वारा, विदेशों में किया जा रहा वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन, उसके साथ हमारे देश की सीमा में विदेशियों द्वारा किया जा रहा वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन को घटा देंगे और विदेशों में किए जा रहे हमारे देश के नागरिकों के द्वारा किया जा रहा वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन को जोड़ लेंगे। यानी हम राष्ट्रीय यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश के नागरिकों के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा वह क्या है। यहाँ पर फिर इसके बाद हमने नेट को देखा। नेट बोले तो यहाँ पर शुद्ध को हमने देखा। शुद्ध कैसे निकालते हैं कि हमारे उत्पादन करने के क्रम में मशीनों की कीमत में कमी आ जाती है। जब मशीनों की कीमत में कमी आ जाती है, हमने वस्तु का उत्पादन किया 100 रुपीज़ का, 10 रुपये हमारे मशीन की जो घिसावट आई, मशीन की कीमत में 10 रुपये की कमी आ गई, तो यानी हमारा जो ओरिजिनल उत्पादन हुआ वह 90 रुपये हुआ। तो यानी हमने घिसावट को यहाँ पर घटा दिया। यहाँ पर हमने घिसावट को घटा दिया तो यहाँ पर हमारा शुद्ध निकल आया। अब शुद्ध निकल आने के बाद यहाँ पर टैक्स भी शामिल है, यहाँ पर यदि सब्सिडी शामिल है तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वस्तुओं की कीमत में हेर फेर होगा। तो हमें ओरिजिनल जो फैक्टर कॉस्ट है, उसकी लागत कीमत है, उसे निकालने के लिए यहाँ पर टैक्स की वजह से जो कीमतें बढ़ी थी उसे घटा देंगे, सब्सिडी की वजह से जो कीमतें कम हुई थी उसे हम जोड़ देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जो फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पर जो लागत कीमत है, हम उसे निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है यही हमारी राष्ट्रीय आय होता है। तो दोस्तों हमने क्या सीखा आज राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, कि राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है, और इनसे बड़ी संख्या में प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके प्रश्न आसानी से हल हो जाते हैं। हमेशा 1 या 2 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी बातें हैं। जीडीपी डोमेस्टिक जो है, यहाँ पर नेशनल है, यहाँ पर शुद्ध है, यहाँ पर इसके बाद फैक्टर कॉस्ट है। इसी तरीके से जब फैक्टर कॉस्ट पर हम वस्तुओं की जो सेवाओं की कीमत निकाल लेते हैं तो वही हमारी राष्ट्रीय आय होता है। देखिए कितना आसानी से हमने राष्ट्रीय आय को सीखा। इसी तरीके से हम और आगे बढ़ेंगे।
जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब ये जो जीडीपी होगा इसकी और बारीकियां समझ लेंगे, जो जीएनपी होगा और हम चीज़ें समझ लेंगे, और हम इस तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा, वहाँ पर जब हम इन सारे प्रश्नों को, इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे तो हम देखिए जैसे जीडीपी का यहाँ पर क्वेश्चन लगा हुआ है तो हम प्रश्नों का अभ्यास भी कर लेंगे। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। क्या है, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम प्रश्नों का अभ्यास करके और हम अपने ज्ञान को जांचेंगे। तो आज का जो ये हमारा लेक्चर है यहीं तक रहेगा, कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। कल तक के लिए नमस्कार।